students. Today we are continuing with the third lecture of the module 1, that is introduction. Why is biology essential for an engineering students? What are the relationships between biology and engineering? How are both the fields interconnected? So coming to the recap of the lecture that we have studied that both fields provide solutions to real world problems. दोनों फील्ड रियल वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हमें सॉल्यूशंस देते हैं, उनके उपाय देते हैं, मेड बी इंजीनियरिंग और बायोलॉजी। चाहे वो बायोलॉजी हो या इंजीनियरिंग, दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ मिल करके और जो डे टू डे लाइफ में हमारे साथ जो चैलेंजेस आते हैं उनके सॉल्यूशंस देते हैं। दिस ऑफन रिक्वायर मूविंग फॉरवर्ड बिफोर फेनोमेना आर कंप्लीटली अंडरस्टूड in a more rigorous scientific sense, and therefore experimentation and empirical knowledge is an integral part of both. इसके लिए हमें चैलेंज के सॉल्यूशंस को निकालने के लिए हमें कई बार वो फेनोमेना होने से पहले ही उसको समझना ज़रूरी है, और उसको समझने के लिए एक कंटिन्यूअस साइंटिफिक सेंस की समझ होनी चाहिए, एक साइंटिफिक सेंस होनी चाहिए कि उसके पीछे आखिर क्या कारण है, और उस साइंटिफिक सेंस को डेवलप करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए, एक उसका बैकग्राउंड होना चाहिए कि हाँ उसको प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, और उस एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए एम्पिरिकल नॉलेज यानी बेसिक नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर का। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन और एम्पिरिकल नॉलेज ये इंटीग्रल पार्ट हैं साइंटिफिक सेंस को डेवलप करने के लिए। तो साइंटिफिक सेंस अगर डेवलप करना है तो सबसे पहले तो उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद उस पर बेस्ड हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, और इन दोनों से हमें एक साइंटिफिक सेंस मिलता है। ये एक रिगरस वर्क होता है जिसके बाद हमें जो चैलेंजेस हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं उनके सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। ओके, सो मेडिसिन इन पार्ट स्टडीज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मेडिसिन जो है वो ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस को स्टडी करता है, उसको पढ़ता है। The human body as a biological machine has many functions that can be modeled using engineering methods. मानव शरीर एक बायोलॉजिकल मशीन है, एक जैविक यंत्र है। इसके बहुत सारे फंक्शंस, जो बहुत सारे क्रियाकलाप जो होते हैं उन्हें मॉडल किया जा सकता है इंजीनियरिंग मेथड्स में। इंजीनियरिंग टूल्स के थ्रू उनको हम लोग मॉडल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट बहुत कुछ पंप जैसा काम करता है। स्केलेटन जो है वो लिंक्ड स्ट्रक्चर लीवर्स की तरह काम करता है। ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह काम करता है। सो यू कैन सी, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों आपस में इंटरलिंक्ड दिख रहे हैं, जबकि एक पार्ट इंजीनियरिंग का है और दूसरा बायोलॉजी का है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच समानताएं हैं। इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि इसी तरह की जो 20 सिमिलैरिटीज जो आई, इसी के कारण इम्पोर्टेंस बढ़ा इंजीनियरिंग मेडिसिन में एप्लीकेशन का, और इसके चलते एक नया फील्ड का डेवलपमेंट हुआ, दैट इज़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जो कि दोनों ही डिसिप्लिन के कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। So these similarities as well as increasing importance and application of engineering principles in medicine led to the development of the field of biomedical engineering that uses concepts developed in both disciplines. Newly emerging branches of sciences such as systems biology are adapting analytical tools traditionally used for engineering, such as systems modeling and computational analysis to the description of biological systems. अब बहुत सारे नए ऐसे इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ साइंस भी आ रहे हैं, जैसे सिस्टम्स बायोलॉजी, जो कि एनालिटिकल टूल जो इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं उनका इस्तेमाल करके मॉडलिंग और कंप्यूटेशनल एनालिसिस के थ्रू बायोलॉजिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने में मदद कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस तरीके से देखा कि किस तरीके से बायोलॉजी और इंजीनियरिंग दोनों आपस में इंटरलिंक हैं। वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट बायो इंजीनियरिंग। बायो इंजीनियरिंग क्या था? तो बायो इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा था कि बायो इंजीनियरिंग is the application of principles of biology and the tools of engineering to create usable, tangible, economically viable products. मतलब जो भी प्रिंसिपल्स बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स थे उनको अप्लाई करते थे, और जो इंजीनियरिंग के टूल्स थे उन दोनों को साथ में अप्लाई करके यूजेबल, टैंजेबल और इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्ट्स बनाते थे। दैट वाज बायो इंजीनियरिंग।
हमने ये भी देखा था कि बायोलॉजिकल इंजीनियर्स जो थे वो डिफरेंट प्योर और अप्लाइड साइंसेस के ब्रांचेस के नॉलेज को और एक्सपर्टाइज को यूज़ कर रहे थे। वी ऑल्सो स्टडीड दैट बायो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स और भी रिन्यूएबल बायो एनर्जी, इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इस तरह बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ हो रहे थे ताकि इट कैन इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे बायो इंजीनियरिंग रिसर्च के, और हमने ये भी देखा था कि बायो इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल साइंसेस का एक कॉम्बिनेशन फॉर्म है। We studied that the biological engineers attempt to either mimic biological systems to create products or modify and control biological systems so that they can replace, augment, sustain or predict chemical and mechanical process. हमने देखा था कि बायोलॉजिकल इंजीनियर्स जो हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स को मिमिक करते हैं, उसकी नकल करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट्स बना सके, या फिर उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं ताकि हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकें, उनको रिप्लेस कर सकें, या बहुत सारे उससे अपना मैनिपुलेशंस कर सकें। हमने देखा था कि बायो इंजीनियर्स कैन अप्लाई देयर एक्सपर्टाइज टू अदर एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड बायोकैटालिसिस। बायो इंजीनियर्स अपने एक्सपर्टाइज को और भी अदर एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के, जैसे जेनेटिक मैनिपुलेशन में भी यूज़ करते हैं, प्लांट्स और माइक्रोऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग करते हैं, बायोकैटालिसिस करते हैं। अब वर्किंग विद डॉक्टर्स, क्लिनिशियंस एंड रिसर्चर्स, बायो इंजीनियर्स यूज ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स एंड अप्लाई देम टू रियल वर्ल्ड बायोलॉजिकल एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स। और डॉक्टर्स, क्लिनिशियंस और रिसर्चर्स के साथ काम करके बायो इंजीनियर्स जो हैं ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड बायोलॉजिकल और मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। ये सब था हमारे लास्ट लेक्चर का रिकैप। नाउ कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्राउनियन मोशन एंड बायोलॉजी। किस तरीके से ब्राउनियन मोशन और बायोलॉजी एक दूसरे से रिलेटेड है। ब्राउनियन मोशन फिजिक्स का एक पार्ट है और ये बायोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, किस तरीके से ब्राउनियन मोशन को बायोलॉजी से इंस्पिरेशन मिला डेवलपमेंट के लिए, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। So Brown was studying pollen grains of the plant Clerkia pulchella suspended in water under a microscope. Brown नाम के एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। ये क्लैरकिया पल्चेला नाम के एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ रहे थे, उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे थे, वाटर में सस्पेंड किए हुए थे, वाटर में डाल करके, और माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे थे। He observed minute particles ejected by the pollen grains executing a jittery motion. इन्होंने देखा कि पॉलन ग्रेन से जो माइन्यूट पार्टिकल्स निकल रहे थे वो एक जिटरी मोशन दे रहे थे, एक मोशन में मूव कर रहे थे। By repeating the experiment with particles of inorganic matter, he was able to rule out that the motion was light related, although its origin was yet to be explained. उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को इनऑर्गेनिक मटेरियल के साथ रिपीट किया और उन्हें सेम रिजल्ट मिला। तब उन्होंने ये कहा कि ये जो मोशन आया है दिस इज नॉट रिलेटेड टू लाइफ, ये कुछ अलग ही मोशन है जिसका लाइफ से कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट उसका ओरिजिन क्या है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। The Scottish botanist Robert Brown observed in 1828 that objects included within pollen grains suspended in water move constantly. उन्होंने स्कॉटिश बोटानिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने 1828 में ऑब्जर्व किया था कि पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जब वाटर में मूव कर सस्पेंड कर देते हैं तो वो एक कांस्टेंट मूवमेंट में आ जाता है। He was able to conclude that this motion was not related to life. इन्होंने ये तो कंक्लूड कर लिया था कि ये इसका लाइफ से कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि जो धूल कण थे, सूट पार्टिकल्स थे, उनमें भी ये सेम मोशन उन्होंने ऑब्जर्व किया था। The origin of these observations was debated for many decades. अब इसकी उत्पत्ति के बारे में कई दशकों तक डिबेट चलता रहा, बहस चलती रही कि इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। कुछ लोगों का मत था कि ये ब्राउनियन मोशन जो है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सस्पेंडेड ग्रेन्स के बीच में कोलिजन यानी टकराव के कारण होते हैं, बट देयर वाज स्ट्रांग ऑपोजिशन टू दिस।
पर इसके विपक्ष में भी बहुत सारे लोग थे। It is remarkable that in 1905 Einstein wrote a very important paper on this point, and only then were many convinced, almost a century after Brown's observation. फिर 1905 में आइंस्टाइन ने इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पेपर लिखा और तब जाकर लोग इस पर संतुष्ट हुए। ये काम होते होते लगभग 100 साल लग गए थे। जब ब्राउन ने ये ऑब्जर्वेशन किया था उसके 100 साल बाद जाकर के इसकी उत्पत्ति के लिए आइंस्टाइन के वर्क से लोग कन्विंस हुए। Brownian motion is a physical example of a random walk. A discrete random walk is made of individual states of length L, whose direction is random. Although the motion of individual molecules in a liquid is entirely unpredictable, the average property of many random walks obeys a simple law. अब ये कहा गया कि ब्राउनियन मोशन जो है एक नॉर्मल जो रैंडम वॉक होता है, ऐसे इधर उधर जो टहलना हुआ उसी के जैसा है। ऑल्दो कोई भी रैंडम वॉक हो वो एक इंडिविजुअल स्टेप का बना हुआ होता है जिसका एक पर्टिकुलर लेंथ होगा। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डायरेक्शन का कोई लिमिटेशन नहीं है। इसी तरीके से ये लिक्विड में भी जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इनके डायरेक्शन का कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन इनका जो एवरेज प्रॉपर्टी है, जो एवरेज गुण होगी, वो जो बहुत सारे रैंडम वॉक जो चल रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है उसमें, वो एक सिंपल लॉ को ओबे करेगा। कहने का मतलब है कि सपोज दैट कि अगर कोई भी वॉक कर रहा है, अगर कोई इंसान वॉक कर रहा है तो एक पर्टिकुलर लेंथ का स्टेप्स लेगा डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द पीपल और लेंथ ऑफ हिज लेग। उसी तरीके से वो एक लॉ हुआ कि उसका लेंथ और हाइट के अकॉर्डिंगली उसका स्टेप्स होगा। दैट इज वन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड दी स्टेप्स। उसी तरीके से इसमें भी जो रैंडम मोशन होगा दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ सम ऑफ द अदर लॉज। इट ओबेज सम लॉज। जो भी हम एवरेज कैलकुलेशन करेंगे दैट विल ओबे अ लॉ। The first person to describe the mathematics behind Brownian motion was Thorvald and Thiele in a paper on the method of least squares published in 1880. इसका ब्राउनियन मोशन का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन सबसे पहले थॉरवल्ड एंड थिले ने दिया था अपने पेपर में ऑन द मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर पब्लिश्ड इन 1880। पेपर का नाम था मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर, यह 1880 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद लुइस बैकलियर ने 1900 में अपने पीएचडी थीसिस में ये थ्योरी ऑफ स्पेकुलेशन को दिया था, जिसमें उन्होंने प्रेजेंट किया था कि स्टॉकेस्टिक एनालिसिस ऑफ द स्टॉक एंड ऑप्शन मार्केट। मतलब स्टॉक मार्केट में ये ब्राउनियन मोशन का कैसे रिलेशनशिप है या ओपन मार्केट ऑप्शन मार्केट में इसका कैसे रिलेशनशिप है। उन्होंने दोनों को कोरिलेट किया था कि स्टॉक मार्केट और ब्राउनियन मोशन में किस तरह से रिलेशनशिप है। द ब्राउनियन मॉडल ऑफ द स्टॉक मार्केट इज ऑफन साइटेड। स्टॉक मार्केट में ये ब्राउनियन मोशन कई बार साइट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, बट बेनोइट मैंडलबोल्ट रिजेक्टेड इट्स एप्लीकेबिलिटी टू स्टॉक प्राइस मूवमेंट इन पार्ट बिकॉज दीज आर डिसकंटिन्यूअस। पर बेनोइट मैंडलब्रॉट ने इसकी एप्लीकेबिलिटी, जो ब्राउनियन मोशन की एप्लीकेबिलिटी है, वो स्टॉक प्राइस मूवमेंट के लिए रिजेक्ट कर दिया था। वाई? बिकॉज दिस स्टॉक प्राइस मूवमेंट इज डिसकंटिन्यूअस। ये कभी ऊपर कभी नीचे जाता है, बट दिस ब्राउनियन मोशन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस मोशन। इसलिए उन्होंने उस सेंस में इसे रिजेक्ट कर दिया था। Albert Einstein and Marian Smolutsky brought the solution of the problem to the attention of physics and presented it as a way to indirectly confirm the existence of atoms and molecules. Their equations describing Brownian motion were subsequently verified by the experimental work of Jean-Baptiste Perrin in 1908. Albert Einstein और Marian Smolutsky ने जितने भी फिजिक्स थे उनका अटेंशन, उनके ध्यान को आकर्षित किया और उन्होंने ये प्रेजेंट किया कि किस तरीके से एटम्स और मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस से ये इनडायरेक्टली कंफर्म होता है।
उससे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस से कोरिलेट करके इस ब्राउनियन मोशन को उन्होंने कंफर्म किया और इसके इक्वेशंस को, जो कि ब्राउनियन मोशन के इक्वेशंस को डिस्क्राइब करते थे, और उसके एक्सपेरिमेंटेशन उसको वेरीफाई किया गया जैन ब्रिटिश पेरिंग के एक्सपेरिमेंटल वर्क से। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ब्राउनियन मोशन को एटम्स मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस के साथ में कोरिलेट करके और उसको वेरीफाई कर दिया experimentally. This is the figure of Brownian motion walk. See, here the motion is in any direction zigzag manner, and you can see it obeys a law that the length of the motion is almost equal. So it is d is equal to L square by 2n. So this is the three-dimensional, or in d dimension, this is the mathematical expression of the Brownian motion. Now, next one is thermodynamics and biology. How is thermodynamics and biology interrelated? Biological evolution is explained through a thermodynamic theory. बायोलॉजी में जो एवोल्यूशन हुआ है उसे हम थर्मोडायनेमिक थ्योरी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। द 4 laws of thermodynamics are used to frame the biological theory behind evolution. थर्मोडायनेमिक्स के जो 4 लॉज हैं वो जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की थ्योरी है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के सिद्धांत हैं, उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, उसको बहुत अच्छे से फ्रेम आउट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट और डिस्ट्रॉयड। नो लाइफ कैन क्रिएट एनर्जी बट मस्ट ऑब्टेन इट थ्रू इट्स वार्मथ। अब पहला लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहता है? ये कहता है कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। इन द सिमिलर वे कोई लाइफ एनर्जी नहीं बना सकता है, पर अपने आप को सस्टेन करने के लिए उसे एनर्जी लेनी है थ्रू एनवायरनमेंट। तब नो लाइफ कैन क्रिएट एनर्जी, कोई लाइफ एनर्जी नहीं बनाएगा बट मस्ट ऑब्टेन इट थ्रू इट्स एनवायरनमेंट, पर अपने वातावरण से उसे जरूर लेना है अपने सर्वाइवल के लिए। The second law of thermodynamics states that energy can be transformed occurs every day in life form. सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये एवरीडे लाइफ फॉर्म में होते रहता है। As organisms take energy from the environment, they can transform it into useful energy. This is the foundation of tropicity. अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरमेंट से एनर्जी लेता है, फिर अपने यूजफुल फॉर्म में उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। यही फाउंडेशन है ट्रॉपिक डायनामिक्स का। जो ट्रॉपिक सिस्टम है, जैसे सन से लाइट लेती है प्लांट से फिर हर्बीवोर लेते हैं, हर्बीवोर से कार्निवोर्स लेते हैं। तो ये ट्रॉपिक डायनामिक्स जो है, एक फॉर्म से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, द फॉर्म ऑफ द यूजफुल एनर्जी। दिस इज द बेसिस ऑफ ट्रॉपिक डायनामिक्स। और ये क्या हुआ? दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सन की एनर्जी अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। The general example is that the open system can be defined as any ecosystem that moves towards maximizing the dispersal of energy. जनरल एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कि एनर्जी जो है उसमें मैक्सिमम डिस्पर्सल होता है। एनर्जी का मैक्सिमम डिस्पर्सल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दैट इज एन ओपन इकोसिस्टम। All these strive towards maximum entropy production, which in terms of evolution occurs in changes in DNA to increase biodiversity. ये सारे चीज बता रहे हैं मैक्सिमम एंट्रोपी प्रोडक्शन की तरफ। एंट्रोपी क्या है? एनर्जी ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब यू टेंड टू स्टे इन अ रैंडम स्टेट। अगर आपको अभी छोड़ दिया जाए तो आप फ्री होकर के रहना चाहेंगे। अगर अभी आपसे कह दिया जाए कि क्लासेस जरूरी नहीं है, then many of you won't attend the classes. तो आपके अंदर क्या है? एक रैंडमनेस है, आप अपने मन मर्जी से रहना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू बी बाउंडेड बाय एनी लॉ और रूल और रेगुलेशन। उसी तरीके से एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दे ऑलवेज वांट टू बी इन अ स्टेट ऑफ रैंडमनेस, दैट इज एंट्रोपी। इन द सिमिलर वे द DNA also want to be in a state of randomness.
मतलब जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो एंटिटी है, उसमें वो कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना चाहता है। और जब डीएनए के स्ट्रक्चर में, एंटिटी में कुछ भी चेंजेस होंगे, इट विल ब्रिंग आउट अ डिफरेंट थिंग, और जब वो डिफरेंस आएगा देन दैट इज डाइवर्सिटी, और यही क्रिएट करेगा बायो डाइवर्सिटी। तो हम लोग अगर एंट्रोपी को रिलेट करें तो एंट्रोपी इज वेरी मच कोरिलेटेड विद दी बायोडाइवर्सिटी। Thus diversity can be linked to the second law of thermodynamics, यानी जो नेचर में डाइवर्सिटी है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिंक्ड है। Diversity can also be argued to be diffusion process that diffuses toward a dynamic equilibrium to maximize entropy. Therefore, thermodynamics can explain the direction and rate of evolution along with the direction and rate of succession. डाइवर्सिटी को हम डिफ्यूजन प्रोसेस से भी कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे डिफ्यूजन एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अटेन करना चाहता है ताकि एंट्रोपी जो हो वो मैक्सिमम हो जाए, उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स कैन एक्सप्लेन द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन का डायरेक्शन है और रेट है, किस डायरेक्शन में एवोल्यूशन होगा, किस स्पीड से होगा, उन सब चीज़ों को, जैसे डिफ्यूजन का क्या प्रोसेस होगा, किस स्पीड से होगा, उन सब चीज़ों को थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। इवन सक्सेशन का भी रेट और डायरेक्शन को हम इससे गेस आउट कर सकते हैं कि इसके बाद क्या आना चाहिए। ओके, the heading on the rejected manuscript, that is on the quantitative and qualitative aspects of forces, the author duly notes his occupation as a physician and surgeon in Helmholtz. अब ये जॉन मेयर, वन जे आर मेयर सर थे, इन्होंने पेपर लिखा था ऑन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो भी है फोर्सेस के, उस पर इन्होंने पेपर लिखा था, जो पेपर हालांकि रिजेक्ट हो गया था। ये साइंटिस्ट फिजिशियन थे और सर्जन थे हेलबॉर्न में। इनके कहे अनुसार इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया इन फोर्सेस को। इन्होंने कहा, द टास्क ऑफ नेचुरल साइंस इज टू रिलेट द फेनोमेना इन द इनएनिमेट एज वेल एज द लिविंग वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देयर कॉजेस एंड इफेक्ट्स। अब नेचुरल साइंस का क्या टास्क है, क्या काम है? नेचुरल साइंस का काम ये है कि जो भी फेनोमेना हो रहा है लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग या नॉन लिविंग वर्ल्ड में, उनको को रिलेट करना है, उन दोनों को रिलेट करना है अकॉर्डिंग टू देयर कॉज एंड इफेक्ट। मतलब एक कारण हो और एक उसका असर हो। मतलब लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड के बीच में क्या कारण और क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशनशिप हो रहा है, उसको ही एक्सप्लेन करना नेचुरल साइंस का काम है। All phenomena or processes are based on the fact that substances, objects are changing the relationship in which they stand to one another. अब ये सारे फेनोमेना हो, सारे क्रियाकलाप, प्रोसेसेस हो, ये सभी चीज एक ही बात पर डिपेंडेंट है, एक ही बात पर है कि जो भी सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में या वर्ल्ड में, वो हमेशा एक चेंजिंग स्टेट में रहते हैं। मतलब दे वांट टू चेंज द रिलेशनशिप, वो जिस भी फॉर्म में है उससे वो अलग होना चाहते हैं। According to the law of the logical reasoning, we assume that nothing is happening without a cause, and one such cause we call force. अब अगर लॉजिकली इसको एक्सप्लेन किया जाए तो ये कह सकते हैं कि दुनिया में कोई भी काम बिना एक कारण के नहीं होता है, और इस कारण को हमने कहा फोर्स। यानी कोई भी काम बिना फोर्स के नहीं हो सकता है। So we are getting to phenomena following the causal connection upward, of which the causes are not accessible to our senses but only can be abstracted from the effects. Thus we call these forces in the narrower sense abstract forces. आज जब हम फेनोमेना की बात करें तो इन सब कॉजेस को हम देख नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। मतलब हमारे सेंसेस जो हैं इन कॉजेस को, इन फेनोमेना को महसूस नहीं कर सकते हैं, बट उनके इफेक्ट्स को हम फील कर सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व द इफेक्ट्स। इसलिए हमने इन सब को कहा एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस। ये सारी बातें थी नेचुरल साइंस के बारे में मेयर सर। इन द फिलॉसफी ऑफ कांट एंड सीलिंग, ऑल नॉलेज मस्ट बी जस्टिफाइड। अब कांट एंड सीलिंग ने कहा कि जितनी भी नॉलेज है वो जस्टिफाई होनी चाहिए, तभी वो नॉलेज है, अदरवाइज इट इज नॉट अ नॉलेज। द हाई स्टाइल इज कंसिस्टेंट विद द टाइम्स। जो भी हो समय के साथ में उसे कंसिस्टेंट होना चाहिए। All phenomena can be derived from one primordial force which acts in the sense to cancel the existing differences.
so that it combines all existence to one homogeneous mass in a mathematical point. जितना भी फेनोमेना है ये एक प्राइमोर्डियल फोर्स से एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनकी उत्पत्ति एक प्राइमोर्डियल फोर्स से, एक कॉमन फोर्स से उत्पत्ति हुई है, जिनका काम क्या है, जो भी डिफरेंसेस हो रहे हैं या मिल रहे हैं उनको कैंसिल करना और सबको एक कंबाइन करके एक होमोजेनियस मास में बना लेना इन मैथमेटिकल पॉइंट के हिसाब से एक होमोजेनियस कंबाइंड मास बनाना। इसी काम को करने के लिए सारे भी फेनोमेना होते हैं existing from the primordial force. He reflects that there exists a force in the universe that is overriding. उन्होंने कहा कि दुनिया में एक फोर्स है जो ओवरराइडिंग है, मतलब जिसको कोई रूल आउट नहीं कर सकता है। दिस फोर्स इज द सोर्स ऑफ ऑल, नॉट जस्ट सेलेक्टेड फेनोमेना। यही फोर्स जितने भी फोर्सेस है, जितने भी फेनोमेना है, उनका सोर्स है, ना कि सिर्फ एक फेनोमेना का, बल्कि पूरे के पूरे फोर्सेस का सोर्स यही है। He follows this by declaring that the primordial force causes all systems to tend toward a most unusual state of equilibrium. उन्होंने कहा कि ये जो प्राइमोर्डियल फोर्स है यही कॉज करता है जितने भी सिस्टम हैं उन सबको एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने के लिए। इन सब से ये मत निकला कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। नेचर हैज पुट इटसेल्फ द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू कैच इन फ्लाइट लाइट स्ट्रीमिंग टू द अर्थ and to store the most elusive of all powers in rigid form. The plants take in one form of power, light, and produce another power, chemical difference. अब हमारी प्रकृति ने इस तरह से अपने आप को ढाला हुआ है कि जो भी प्रॉब्लम हो उसको वो कैच आउट करे और उसको सॉल्व आउट करे। जैसे कि प्रकृति ने खुद ब खुद ये बनाया है कि किस तरीके से जो यूनिवर्स से लाइट आ रहा है अर्थ में उसको किस तरीके से वो कैच करे, फिर किस तरीके से वो स्टोर करके रखे इन द रिजिड फॉर्म में। जैसे प्लांट्स उस वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को, पावर को, लाइट को लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अनदर फॉर्म ऑफ पावर प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज केमिकल डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो ये सारे रिलेशंस थे थर्मोडायनेमिक्स एंड बायोलॉजी में। सो वी कैन कंक्लूड दैट थर्मोडायनेमिक्स एंड बायोलॉजी आर इंटररिलेटेड। Biology has got all its evolution and all this, the concept of evolution can be explained with the four laws of the thermodynamics. So biology and thermodynamics are interrelated. So that's all for the today's lecture. In the next lecture we'll continue with the next aspect, that is how the engineering field got inspiration from the biological materials, and how they what are the similarities between them and what are the differences, such as what is the similarity between a camera and eye, how a camera gave the inspiration for an eye, and how does bird flight gave inspiration for the aeroplane, what are the similarities between them and what are the differences between them. And that's all for today. Thank you.